हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BHDLA 137 की, जिसकी बुक का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट कोड से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी आए हैं क्वेश्चन उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया, और इस साल जो आने के चांस हैं तो उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो सिंगल वीडियो है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी मददगार साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी क्वेरी होता है मेरे से पूछ सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, ये जितने भी अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार से बताइए। ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि आंगिक भाषा जो होती है, ठीक है, उसके विभिन्न स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले आपको आंगिक भाषा के बारे में पता होना चाहिए। आंगिक भाषा होती क्या है। ठीक है ना। आंगिक मतलब देखो, आंगिक यानी अंग, यानी जो हमारे हाव भाव से, हमारी जो शारीरिक मुद्राएं हैं उससे हम बातचीत करते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। ठीक है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। जिसमें क्या हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने शरीर का, अपने हाव भाव का, अपने जेस्चर्स का, तो उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी आंगिक भाषा हो जाएगी। तो आपको इसके स्वरूप बताने हैं। ठीक है ना। तो पहले इसका मतलब क्या होगा देखो। तो आंगिक भाषा कौन सी भाषा होती है जिसमें व्यक्ति बिना बोले क्या है, शरीर के संकेतों, हाव भाव और मुद्राओं के माध्यम से संवाद करता है, यानी कि बातचीत करता है किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक है ना। बिना कुछ बोले शरीर के संकेतों से, हाव भाव से और अपनी जो शारीरिक मुद्राएं हैं उसके जरिए क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, यानी कि संवाद करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंगिक भाषा बोलते हैं। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो हमने एक बार तो देख लिया आंगिक भाषा किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसका हाव भाव। ठीक है ना। तो पहला स्वरूप क्या हो जाएगा, हाव भाव। तो चेहरे के हाव भाव क्या किसी व्यक्ति की भावनाओं को प्रकट करते हैं। आपको पता है, आप क्या किसी के हाव भाव को देख के बता सकते हो वो क्या चाहता है, कि वो उसके मन में कैसी फीलिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है। तो चेहरे के हाव भाव देखकर हम किसी व्यक्ति की भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अ, खुशी, गुस्सा, उदासी को चेहरे से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। आपको खुद पता है, अगर सामने वाले का चेहरा जैसे आप बता दो कि उदास है या खुश है, समझ आ रहा है ना, या कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसको, तो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर हम बता सकते हैं। तो आंगिक भाषा का पहला स्वरूप क्या हो जाएगा, हाव भाव, यानी उसके चेहरे का हाव भाव कैसा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी भावनाओं का पता लगा सकते हैं। ठीक है। आगे समझ, आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला है हमारा शारीरिक मुद्राएं। ठीक है ना। तो दूसरा स्वरूप क्या हो जाएगा, शारीरिक मुद्राएं। इसमें क्या बता सकते हो, किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, जैसे कि खड़ा होना, बैठा कैसे है, उसका चलने का तरीका कैसा है, तो ये भी क्या उसका संवाद का एक हिस्सा होता है। ठीक है ना। तो शारीरिक मुद्राएं भी क्या बहुत कुछ बयां करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। जिस प्रकार से वो बैठा है, जिस प्रकार से वो खड़ा है, तो उस वो भी क्या है, एक तरह से संवाद की हिस्सा होती है। वो भी क्या उसके बारे में कुछ ना कुछ व्यक्त कर रहा होता है इनडायरेक्टली। ठीक है ना। ध्यान रखना, वो कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन उसका जो पोस्चर है, उसका जो बैठने का तरीका है, जो उसका खड़े होने का तरीका है, वो क्या उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो दूसरा स्वरूप क्या हो जाएगा, शारीरिक मुद्रा ये हो जाएगा। आगे समझ, आगे देखो। अगला है हमारा हाथों के संकेत। ठीक है। हम हाथों से जैसे संकेत करेंगे, ठीक है, जैसे इशारे करेंगे वैसे ही दूसरा समझेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही आ जाएगा हाथों के इशारे, जैसे कि ताली बजाना, उंगलियों से इशारा करना। ठीक है। और किसी भावना या प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब कैसे आप किसी को हेलो करते हो तो आपने मुंह से थोड़ी बोला है, हेलो ऐसे हाथ से कर रहे हो, दूसरा समझ जाएगा मेरे को वो हाय कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ताली बजाना या कोई हाथ कुछ कैसे भी दिखाना। ठीक है। तो सामने वाला समझ जाएगा मुझे ये कहना चाह रहा है। तो ये हमारी प्रतिक्रिया और ये हमारे जो है भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है। आगे समझ, तो ध्यान रखना। ठीक है। अगला है नेत्र संपर्क, यानी कि आई कांटेक्ट। ठीक है। अगर हम किसी की आंखों में देखते हैं, अब वो कैसे देख रहे हैं वो भी बता देता है। ठीक है ना। तो वो इनडायरेक्टली क्या उस व्यक्ति को बता देता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देगा। हमारा जो नेत्र संपर्क कैसा है किसी दूसरे के साथ, यानी कि आई कांटेक्ट कैसा है। ठीक है ना। तो आंखों के माध्यम से क्या भावनाएं और संदेश भेजे जाते हैं। ठीक है। सीधा नेत्र संपर्क यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। अब अगर आप किसी से बिल्कुल सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल उसके आंखों में आंख डाल के, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है ना। सामने व्यक्ति खड़ा है और नीचे झुक के आप बस बोले जा रहे हो। ठीक है।
तो कुछ उसको लगेगा इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी कॉन्फिडेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां से आपको क्या दिख गया, वहां से पता चल गया कि भाई इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी आत्मविश्वास की कमी है। आया समझ? तो नेत्र संपर्क ने ये बता दिया। जबकि आंखों से बचने वाले व्यक्ति के असहज और असत्य हो सकता है, जैसे जो आंखों से बचता है, उसने कुछ गलत काम करा हो, अगर वो किसी की आंखों से बच रहा हो, ठीक है, आंख मिला के नहीं चल रहा हो, तो वो भी एक अलग भावना व्यक्त कर देता है। ये आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है। अब कोई दूसरे को घूरता है, वो आंखों से तो घूरता है, तो वो कैसा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है घूरने वाला, तो आप समझ गए कि मेरे को स्टेयर कर रहा है, यानी घूर रहा है। तो ये भी क्या, नेत्र संपर्क से हमें दूसरे की भावना है, दूसरा क्या चाहता है हमें पता चल जाता है, तो इनडायरेक्टली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल, यानी कि हम बोल नहीं रहे हैं, हम बिना बोले क्या हमारे जो हाव भाव है, हमारी जो शारीरिक मुद्राएं हैं, वो सब बता देती है कि वो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अगला है शारीरिक दूरी, ठीक है ना, कितना दूरी पर हम खड़े हैं, ये भी बहुत कुछ बता देती है, जैसे कि किसी के कितनी दूर या पास खड़े होने से भी क्या उसकी भावना या सामाजिक समीकरणों का संकेत मिलता है, ठीक है ना। हम किससे कितना डिस्टेंस पे खड़े हैं, कोई दूसरा दोस्त है, अगर आप उसके ज्यादा क्लोज खड़े हो, समझ जाएगा कि वो मेरा ज्यादा करीबी दोस्त है, ठीक है। तो जैसे जिससे तरह डिस्टेंस बना रखा है, मतलब दूर खड़े हैं या पास खड़े हैं, तो वो भी क्या है, बहुत कुछ हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में बता देता है, कि उसकी भावना क्या है, उसका सामाजिक समीकरणों के बारे में बता देता है, ठीक है, आगे समझ। अब अगला क्वेश्चन देखो, संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है संप्रेषण का। तो उससे पहले आपको संप्रेषण का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। संप्रेषण मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, यानी कि बातचीत। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, तो देखो, तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, विचारों, भावनाओं, संदेशों या जानकारी का आदान प्रदान। हम करते क्या हैं कम्युनिकेशन में, यही तो करते हैं, कोई जानकारी, कोई अपनी फीलिंग्स है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको आदान प्रदान करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, उसको देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संप्रेषण हो जाएगा। और ये कई चरणों में पूरी होती है, मतलब एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि ऐसे ही बातचीत हो जाती, नहीं, एक प्रोसेस होता है। आप कुछ बोलोगे, वो दूसरा उसको ग्रहण करेगा, वो कैसे समझ रहा है, तो एक पूरा प्रोसेस है, यानी कि पूरी प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है, जिसकी हम बात करने वाले, और यही हमसे पूछा भी है कि प्रक्रिया क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, पहला है विचार की उत्पत्ति, ठीक है। तो पहला क्या होगा, विचार की उत्पत्ति होगी, ऐसे कुछ नहीं हो जाए, कोई बात आप स्टार्ट करोगे, कोई टॉपिक तो होगा, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति सामने खड़ा है, ठीक है, या कोई दूर भी खड़ा है, तो आपने कुछ उसको भेजा, तो पहला वो विचार आया होगा, ठीक है, आपने उसको कुछ भी बात कही, तो उससे पहले आपके मन में वो आया होगा, तो यानी कि एक विचार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो पहली प्रक्रिया क्या है, जो उसका पहला चरण है, वो विचार की उत्पत्ति है। तो उसमें क्या बता सकते हो, तो संप्रेषक है, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, ठीक है, के दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है, जिसे क्या वह साझा करना चाहता है, तो उसके मन में एक कुछ आता है दिमाग में, ठीक है, तो जिसको वो शेयर करना चाहता है किसी दूसरे के साथ, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है, विचार की उत्पत्ति। उसके बाद देखो संदेश का निर्माण, ठीक है, विचार आ गया, अब वो एक संदेश बनाएगा, यानी कि दूसरों को भेजेगा, यानी कि संप्रेषक अपने विचार को क्या करेगा, शब्दों, संकेतों या अन्य माध्यमों से के एक संदेश के रूप में रूपांतरित करेगा। अभी विचार आया है, अब उसको लिखेगा, ठीक है, या किसी और माध्यम से कुछ भी करके एक संदेश के रूप में उसको क्या बदल देगा, ठीक है ना, अपने विचार को। अब उसके बाद क्या होगा, संदेश का माध्यम क्या होगा, संदेश लिख लिया या कुछ भी उसने करा, कोई माध्यम का यूज करा, अब उसका माध्यम क्या होगा, मतलब संदेश को भेजेगा कैसे। अभी संदेश क्या हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, यानी कि मान लो व्यक्ति कोई सामने खड़ा है, तो उन्हें मुंह से बता दिया, अपना मौखिक बता दिया, कॉल पर बता दिया, तो ये भी तो क्या है, ये कम्युनिकेशन ही तो है, ठीक है। तो ये संदेश क्या हो जाएगा, मौखिक भी हो जाएगा हमारा, यानी कि हम बोल के बता रहे हैं, या लिखित में भी हो सकता है, हम पत्र लिखते हैं, वो कैसा है, एक लिखित संप्रेषण का ये भाग है, ठीक है, हिस्सा है। या आंगिक माध्यमों से, यानी कि हमारी शारीरिक मुद्रा या शारीरिक संकेतों से हम बता सकते हैं, ठीक है, के द्वारा संप्रेषित किया जाता है। और ये माध्यम किसी उपकरण जैसे कि टेलीफोन, ईमेल, इन सब से भी किया जा सकता है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। आगे देखो, उसके बाद है प्राप्तकर्ता, तुम्हारा काम तो तुमने भेज दिया, मान लो मैं सेंडर हूँ, यानी संप्रेषक को, मैंने विचार आया मेरे मन में, मैंने संदेश का निर्माण करा, फिर संदेश का मैंने माध्यम चुन लिया, मान लो मेरे को लिखित में भेजना है, मैंने भेज दिया, अब जिसको मुझे भेजना था उसके पास पहुंच गया, ठीक है, यानी कि वो प्राप्त करता, यानी कि रिसीवर, ठीक है। तो उसके बाद संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या है, संप्रेषक के संदेश समझना होता है, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है, ठीक है ना। प्राप्तकर्ता क्या करेगा, उस व्यक्ति का जो संदेश था उसको मिल जाएगा, ठीक है, उसको फिर समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना, आ गया समझ। अब उसके बाद देखो, अब संदेश का डिकोडिंग,
संदेश उसको मिल गया, मान लो कि मैंने जो संदेश लिखा था वो किसी को मिल गया, अब उसका डिकोडिंग करेगा, अब उसने उससे क्या समझा, ठीक है ना, उसको वो क्या अर्थ निकालेगा वो उसके ऊपर है। तो संदेश का वो डिकोड करेगा, यानी संदेश को वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा जो उसको मिली है। तो जो प्राप्त करता है क्या करता है, संदेश को अब डिकोड करता है, ठीक है। अर्थात वे संप्रेषण के जो संप्रेषक है, जो सेंडर था, उसके द्वारा भेजे गए संदेश को क्या करता है, अपने समझ के अनुसार उसका अर्थ निकालता है। जितनी उसकी नॉलेज है, जितना उसको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उसका अर्थ निकालेगा। तो वो क्या करेगा, मतलब अपना खुद का अर्थ निकालने की वो कोशिश करेगा जो भी क्या संदेश भेजा है, ठीक है ना। तो संदेश का डिकोडिंग में क्या मतलब हो जाएगा कि जो संप्रेषक ने, यानी जो भेजने वाला है कोई संदेश को, जो जिसके पास वो पहुंचा उसने कैसा उसको समझा है, ठीक है, कैसा प्रकार से उसका अर्थ निकाला है, तो उसको हम बोलते हैं संदेश का डिकोडिंग करना, ठीक है, ध्यान रखना है, सब प्रक्रिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद है प्रतिक्रिया, ठीक है, पहुंचा उसके पास, उसने उसको डिकोड कर लिया, अब उसके पास उसका रिएक्शन क्या आएगा, उसका फीडबैक क्या होगा, ठीक है, उसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं मान लो कि मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे मन में पहले वो आया था, उसके पास पहुंचा, वो मौखिक था, उसने मेरे को कुछ रिप्लाई दिया, जैसा वो समझा उसने मुझे रिप्लाई दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया हो गई ना। हम जब बात करते हैं डेली अपने लाइफ में, तो हमको लगता है यार इतना लंबी प्रक्रिया थोड़ी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचते भी नहीं होगी इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में हो जाती है, ठीक है, अगर आप आमने सामने खड़े हो तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी हमारा, देखो, तो प्राप्तकर्ता द्वारा क्या दिया गया उत्तर या प्रतिक्रिया, ठीक है ना, जिसके पास पहुंचा संदेश उसके द्वारा दिया गया उत्तर यानी कि आंसर या कोई प्रतिक्रिया, ठीक है ना, जिससे क्या संप्रेषक ये समझ पाता है कि संदेश के सही समझ गया या नहीं, जिसने भेजा था ना उसको इससे समझ आ जाता है कि जो मैंने भेजा उसको वो समझ आया या नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये प्रभावी संप्रेषण के लिए अंतिम चरण है, ध्यान रखना, लास्ट था प्रतिक्रिया, उसके बाद होगा ये क्या, ठीक है, लास्ट हमारा ये स्टेप बचता है, चरण बचता है संप्रेषण की प्रक्रिया। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्जाम में आता है, संप्रेषण की प्रक्रिया वाला। अगला क्वेश्चन देखो, संवाद किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि संवाद क्या होता है और इसके विभिन्न रूप क्या है, ठीक है ना, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। संवाद का अर्थ क्या होता है, देखो, तो संवाद का अर्थ होता है कि वे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है ना। संवाद मतलब एक तरह से बातचीत हो गई, ठीक है, आप एक या दो से ज्यादा लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं, सूचनाओं को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप जो नाटक वगैरह देखते हैं, ठीक है, कोई पपेट शो हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, कोई किसी किरदार निभा रहा है, तो आपस में संवाद कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के करेक्टर का। तो उसमें भी क्या हो रहा है, सूचना को शेयर हो रहा है, ठीक है, विचारों की आदान प्रदान हो रहा है, तो वो संवाद ही है, ठीक है ना। तो विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा संवाद कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और किसी व्यक्ति या समूह के साथ आपसी समझ के साथ और अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये एक के व्यक्ति के साथ हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के साथ, या कोई समूह के ग्रुप के साथ हो सकता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, पहले ही। और ये क्या आपसी समझ और अनुभव को साझा करने की प्रक्रिया है, ठीक है, अपनी समझ किसी दूसरे को बताना है, किसी ग्रुप को बताना, या अपने क्या है अनुभव यानी कि अपने एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना, ठीक है। तो हमारा संवाद हो जाएगा, आ गया समझ, कोई दिक्कत। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, संवाद किसे कहते हैं, उसके रूप की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है संवाद के विभिन्न रूप में आएगा हमारा मौखिक संवाद है, ठीक है, यानी कि संवाद हम कैसे कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं, बोलकर, यानी कि मौखिक संवाद हमारा वो आ जाएगा। मौखिक मतलब मुख से बोलना, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बातचीत, भाषण, चर्चा या अन्य किसी माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना, समझ आ गया। कोई स्पीच दे रहा होता है या कोई स्पीच बोल रहा होता है तो मौखिक संवाद कर रहा होता है, ठीक है। कोई भाषण दे रहा होता है, अपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, भाषण देते हैं टीचर्स वगैरह, ठीक है, तो मौखिक संवाद का उदाहरण, इसमें भाषण आ जाएगा, कोई चर्चा आ जाएगी, ये वो भी आ जाएगा जिसमें क्या मुंह से बात हो रही है, यानी कि मौखिक संवाद हो रहा है, तो ध्यान रखना, यानी कोई बोलकर अपने विचार वगैरह को शेयर कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है भाई। आगे देखो, अगला है हमारा लिखित संवाद, ठीक है ना, यानी कि वो लिखित में दे रहा है, जैसे कि पत्र हो जाएगा हमारा, ईमेल हो जाएगा, लेख हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी कोई, ठीक है। मान लो कि कुछ इवेंट हुआ, अब उसकी कोई जो जायजा है भाई कि रिपोर्ट में कौन कौन, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो कुछ हो चुका है, ठीक है ना, अब उसका जायजा देना कि कौन कौन आया था, कितना खर्चा हुआ, ये सब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। तो रिपोर्ट भी किसी को भेजेंगे तो वो भी क्या हो गया, लिखित संवाद हो गया ना, कोई इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर रहे हैं तो रिपोर्ट हो जाएगा, या किसी भी लिखित सामग्री के माध्यम से किया गया संवाद, ठीक है। तो लिखित संवाद क्या होता है, समझ आ गया, सब पत्र आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, कोई भी लेख आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि हम कैसे कर रहे हैं, जानकारी को, विचारों को हम शेयर कर रहे हैं लिखित में, ठीक है ना, तो हमारा लिखित संवाद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आ गया समझ, आगे देखो, उसके बाद है अमौखिक संवाद, ठीक है, इसमें क्या है, शारीरिक संकेत आ जाएंगे, हमारे चेहरे के हाव भाव आ जाएंगे,
हाथों की मुद्राओं के माध्यम से क्या करना, अपनी जानकारी को शेयर करना है, कुछ अपनी भावनाओं को शेयर करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम अमौखिक संवाद आ जाएगा। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, हम क्या, आंगिक संवाद। ठीक है भाई, अभी तो बताया तुमको मैंने, इसको हम आंगिक संवाद का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अमौखिक संवाद हो जाएगा। उसके बाद है हमारा दृश्य श्रव्य संवाद। ठीक है, ठीक है, दृश्य मतलब जो हम देख रहे हैं, ठीक है, श्रव्य यानी कि सुनना। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य संवाद, तो इसमें रेडियो, रेडियो क्या है, रेडियो में कोई हम चित्र वगैरह थोड़ी देखते हैं, कोई कार्टून या कोई फिल्म भी कोई हम नहीं देखते हैं, हम इसमें केवल सुनते हैं, यानी श्रव्य करते हैं बस। ठीक है, तो ये हमारा श्रव्य संवाद हो जाएगा। ठीक है, रेडियो में तो रेडियो, टेलीविज़न, कोई वीडियो हम देख रहे हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया के माध्यम से करते होने वाला संवाद जो होता है उसको हम दृश्य श्रव्य संवाद हम कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ, तो ध्यान रखना। उसके बाद डिजिटल संवाद, इसमें क्या आ जाएगा, ये आधुनिक समय का जो है इंटरनेट और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैट, ईमेल और वीडियो कॉल के रूप में होता है। ठीक है, आज के टाइम पे क्या करते हो, व्हाट्सएप से बात कर लेते हो, तो ये आज के टाइम का क्या है, डिजिटल संवाद है। ठीक है ना, कल तुम्हें तो घूमने जाना है, बस दोस्त को तुम मैसेज कर लेते हो, तो डिजिटल संवाद है। ठीक है ना, अब तुम पत्र वगैरह थोड़ी लिखते हो, तो ओल्ड फैशन हो गया है, तुम खुद ही कहते हो तो। ठीक है, तो डिजिटल संवाद में क्या होता है, आज का इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, विभिन्न सोशल मीडिया ऐप का यूज़ करके हम चैट कर लेते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिजिटल संवाद का एग्जाम्पल हो जाएगा। डिजिटल संवाद जो है एक संवाद का रूप है। ठीक है भाई, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन की भाषा के महत्व को विस्तार से बताइए। ठीक है, जो सृजनात्मक लेखन होता है इसकी भाषा के महत्व को आपको बताना है। ठीक है ना, तो सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सबसे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर तो उसके भाषा के महत्व के बारे में आप बताओगे। ठीक है ना, तो देखो, तो पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, सृजनात्मक लेखन एक ऐसी लेखन शैली है जिसमें कि लेखक अपनी कल्पना, भावनाएं और विचारों को कलात्मक रूप से क्या पिरोता है या व्यक्त करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसा लेख जिसमें कि जो लेखक है ना अपने विचारों को भी डाल रहा है, अपनी इमेजिनेशन को भी डाल रहा है, यानी कि ये नहीं कि बस उसको कोई जानकारी दे दे वो लिख रहा है, नहीं, उसमें अपने मन में जो उसके विचार आ रहे हैं, जो वो सोच पा रहा है, वो उसको भी इंक्लूड कर रहा है उस लेख में, तो वो हो जाएगा हमारा सृजनात्मक लेखन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, तो इसमें उसकी कल्पना भी आ जाएगी, भावनाएं भी आ जाएंगी, और विचारों की को कलात्मक रूप से कैसे वो व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सृजनात्मक लेखन, हम बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं इसके हम महत्व की। ठीक है ना, तो देखो, पहले हम बताएंगे साहित्यिक विकास। ठीक है, पहले सृजनात्मक लेखन में क्या क्या आ जाएगा, आपका उपन्यास भी आ जाएगा, ठीक है, कविता भी आ जाएगी, कहानी भी आ जाएगी, तो सब आपका सृजनात्मक लेखन में आता है। कोई कहानी पढ़ते हो, वो क्या होती है, एक लेखक की इमेजिनेशन ही तो होती है, कविता में उसी की इमेजिनेशन, उसके विचार होते हैं। ठीक है, अब कोई दुख वाली कविता है तो वो एक तरह से क्या करता है, अपनी वो भावनाएं व्यक्त कर रहा होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सृजनात्मक लेखन में कविता, कहानी, ये सब आ जाएगा हमारा। तो महत्व में हम क्या बताएंगे, साहित्यिक विकास। ठीक है ना, तो सृजनात्मक लेखन क्या साहित्य की विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, साहित्यिक विकास होता है। ठीक है, जब सृजनात्मक लेखन लिखा जाता है तो उससे क्या होगा भाई, साहित्य भी तो इसी में आता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, साहित्य की जो विविधता, उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देता है, जैसे कि कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास। ठीक है, साहित्य में ये सब आ जाते हैं, तो इसकी विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में व्यक्त करना। ठीक है, तो ये लेखन क्या व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और क्या है, विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, आपने देखा होगा जब लेखक लिखता है तो कुछ ना कोई इसमें एक व्यक्ति को कुछ किरदार सा बनाएगा और उसके बारे में सब कुछ बता देगा। ठीक है ना, तो जो एक सृजनात्मक लेखन होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्त करता है वो। ठीक है, कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अब मान लो कि आप प्रेमचंद जो है कविता लिखते हैं, ठीक है, अब जो भी कविता वो लिखते हैं हम उससे क्या है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, अब जो उन्होंने कहानियां लिखी, जो कविता टाइप लिखी हैं, ठीक है, उससे क्या हम उनके पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर यही बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लेखन क्या है, जो लेखन है व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और उसके विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे देखो, अगला है मनोरंजन। तो ये पाठकों को मनोरंजन प्रदान करता है और उन्हें नई विचारधाराओं और भावनाओं से परिचित करता है। ठीक है ना, मनोरंजन मतलब कुछ कहानियां, कुछ कविताओं को पढ़कर हम कितना आनंद लेते हैं। ठीक है, ये भी तो उनका महत्व है, जो सृजनात्मक लेखन की भाषा है, जो लिखा गया है लेख, उसका महत्व भी तो बताना है। तो मनोरंजन में आ जाएगा भाई, हमको पढ़ के मजा आता है तो मनोरंजन ही तो है। ठीक है, कोई कहानी इतनी हंसीदार होती है, तुमको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला है, तो जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसको मनोरंजन प्रदान करता है और उन्हें क्या नई विचारधाराओं और संभावनाओं से परिचित कराता है। कोई नई विचारधाराएं हैं, कुछ जो पाठक को नहीं पता उसको पढ़ के मजा आता है, कोई नई चीज उसको मिल गई,
तो उससे उसका मनोरंजन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी इसके महत्व में आ जाएगा। अगला है सांस्कृतिक संरक्षण। कोई जो लेख होता है वो किसी कल्चर के दायरे में भी होता है, ठीक है, तो उसका संरक्षण वो कर रहा होता है, ध्यान रखना। तो ये भी इसका क्या आ जाएगा, महत्व आ जाएगा। तो सृजनात्मक लेखन के क्या है, माध्यम से संस्कृतियों, परंपराओं और धरोहरों को सहेजा जा सकता है, यानी कि बचाया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा भाई कि संस्कृति को बचाने के लिए भी कई बार ऐसे लेख लिखे जाते हैं और वो चलते रहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक संस्कृति बंधी रहती है उस लेख से। तो ध्यान रखना। तो यानी कि संरक्षण बचाव, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, यानी कि सांस्कृतिक बचाव के लिए भी इसका काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है सृजनात्मक लेखन का, ठीक है भाई। आगे देखो समाज सुधार, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी लेख हमने देखे हैं, जो कविता या कहानी, जिसको पढ़ के हमें कुछ मोरल मिलता है, कुछ सीख मिलती है, यानी कि उससे कुछ समाज में इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ समाज में सुधार होता है, ठीक है ना। तो समाज में सुधार के लिए भी सृजनात्मक लेखन का काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो देखो, तो साहित्य के माध्यम से समाज में बदलाव लाने और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं या कविता होती है जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर वो बेस्ड होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमको ये समझ आता है कि यार ये बेकार थी। तो इससे क्या हमारे मन में बदलाव आया। अब एक व्यक्ति के मन में बदलाव आएगा तो धीरे धीरे करके सबके मन में बदलाव आएगा जो उसको पढ़ेगा, और इससे क्या होगा, व्यक्तियों से समाज बनता है, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, समाज में बदलाव आ जाएगा, ठीक है, समाज में सुधार होएगा। किससे आया, साहित्य से, यानी कि सृजनात्मक लेखन से आया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो समाज में सुधार करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है, महत्व हो जाता है। आया समझ। अगला देखो, समाचार लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर विचार कीजिए। तो आपको ये बताना है जो समाचार लेखन है उसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। समाचार लेखन के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं। तो उसके भाषा के विशिष्ट प्रयोग के बारे में बताना है कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, कैसी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो, तो समाचार लेखन के क्षेत्र, तो पहला आ जाएगा हमारा राजनीतिक समाचार, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र, यानी कोई बिजनेस बारे में बताना या कोई इकोनॉमी के बारे में बताना, वो आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर के बारे में बताना हो तो वो वाला क्षेत्र आ जाएगा एक समाचार लेखन का, ठीक है। और उसके बाद हमारा कोई स्पोर्ट्स या खेल से संबंधित है तो वो खेल वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। और हमारा कोई एंटरटेनमेंट वाला क्षेत्र है जिसमें क्या एंटरटेनमेंट की बात की गई हो तो हमारा आ जाएगा समाचार लेखन का मनोरंजन वाला सेक्शन, यानी कि क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो वापस चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्षेत्र मैंने दिखा दिए। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, राजनीतिक समाचार की, ठीक है। तो देखो, तो राजनीतिक समाचार में क्या बताओगे भाई, औपचारिक और विश्लेषणात्मक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो जो राजनीतिक जब समाचार लिखा जाता है तो पहला क्षेत्र ध्यान रखना कैसा, राजनीतिक क्षेत्र है, ठीक है। इसमें राजनीतिक समाचार इसको हम बोलते हैं जिसमें पॉलिटिकल व्यूज, कोई पार्टी के बारे में बताया गया होता है, ठीक है। तो राजनीतिक समाचार वो हो जाएगा। तो इसमें एक औपचारिक भाषा होती है, ठीक है, तुम्हारी कोई दोस्तों वाली भाषा नहीं इसमें होती है, ठीक है। एक औपचारिक भाषा होती है और एक विश्लेषणात्मक भाषा होती है। किसी भी चीज़ का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं रख दिया जाता है। कोई मान लो किसी ने कोई भाषण दिया है, कोई पॉलिटिशियन से कोई भाषण दिया है तो उसका विश्लेषण करके उसमें उसको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो विश्लेषणात्मक भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, अगला है हमारा आर्थिक समाचार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है और आंकड़ों का प्रयोग होता है। भैया ये आर्थिक चीजें दिखानी है, मान लो कि हमें को डेटा दिखाना है कि इस टाइम पे इतनी ग्रोथ थी इंडिया की, अब इस टाइम पर इतनी ग्रोथ बढ़ रही है और डेली इतनी ग्रोथ हो रही है इंडिया की, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसमें आंकड़े शो करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आर्थिक क्षेत्र में तो दिखाएंगे कि किसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मान लो कि चाइना हमारे पास पहले हमसे इतना ऊपर था और इंडिया यहाँ पर था, अब चाइना यहाँ पर है लेकिन इंडिया भी थोड़ा यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी हम आंकड़े शो करेंगे। तो जब भी कोई ऐसे समाचार दिखाना है जिसमें आर्थिक यानी कोई इकोनॉमी की बात हो रही हो, पैसे की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमें आंकड़े की जरूरत पड़ती है। और इकोनॉमी से संबंधित जो भी शब्दावली यानी कि तकनीकी शब्दावली का यूज भी होता है जो कि क्या इकोनॉमी से संबंधित होगी। तो यहाँ पर क्या आर्थिक समाचार में कैसी भाषा का प्रयोग होगा, तकनीकी भाषा का प्रयोग होगा और इसमें आंकड़ों का प्रयोग भी होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखो भाई, इसको पहले इरेज कर लूँ। देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक समाचार, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या रोजमर्रा की भाषा और सामान्य शब्दावली का प्रयोग होता है। कोई सामाजिक सांस्कृतिक समाचार देना है, ठीक है। पहले तो सामाजिक सांस्कृतिक हमारा क्षेत्र हो गया समाचार लेखन का। जब इससे संबंधित कोई क्या है भाई समाचार लिखा है, समाचार दिया गया है, तो उसमें क्या होता है कि रोजमर्रा की भाषा की भाई संस्कृति से संबंधित है, समाज से संबंधित है, तो सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब आर्थिक समाचार तो वही पड़ेगा जो वही बिजनेस करता हो या कोई स्टॉक मार्केट वगैरह करता हो जिसको अपडेट्स चाहिए डेली की,
तो वो क्या पढ़ेगा भाई, आर्थिक सेक्शन वाले में पढ़ेगा, आर्थिक समाचार पढ़ेगा, तो उसको समझ आ जाएगा। अब लेकिन जो नॉर्मल बंदा है जिसको नॉलेज ही नहीं, थोड़ी उसको पढ़ेगा, तो वो इसको पढ़ेगा जिससे उसको मतलब है। तो यहाँ पर कैसी भाषा होती है, रोजमर्रा की भाषा का यूज होता है, और सामान्य शब्दावली के नॉर्मल वकैब का यूज इसमें होता है ताकि उसको समझ आ जाए। ठीक है, आगे देखो, खेल समाचार, यानी कि जो खेल से संबंधित समाचार दे रहे हैं तो उसमें खेल से संबंधित भाषा का ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है, जीवन, उत्साही और सजीव भाषा का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ताकि जो सबको मजा आए पढ़ के, एकदम खुश हो जाए पढ़ के। ठीक है ना, तो ऐसी भाषा का इसमें प्रयोग होता है। उसके बाद है मनोरंजन समाचार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरल और मनोरंजक भाषा का प्रयोग होता है, तो पढ़ने में भी मजा आए। ठीक है ना, और इसमें क्या है, ताकि आम जनता को क्या है, वो जो समाचार है वो आकर्षित करे, यानी आकर्षित किया जा सके। आया समझ, तो ध्यान रखना। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, कि संप्रेषण के प्रयोजनों को विस्तार से बताइए। अभी हमने बात करी थी संप्रेषण की प्रक्रिया की, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, संप्रेषण के प्रयोजन को बताना है, यानी कि उद्देश्य को बताना है, यानी पर्पस। ठीक है, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, पर्पस, यानी कि संप्रेषण का यानी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, तो उसको विस्तार से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, संप्रेषण का अर्थ बता ही चुका हूं कि मैं विचारों, सूचनाओं और भावना और संदेशों को क्या आदान प्रदान होता है। ठीक है, चाहे क्या किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के बीच हो। ठीक है, अब ये जो बात हम एक व्यक्ति से करेंगे, ग्रुप में जब बहुत सारे लोग होते हैं तब भी तो हम बात ही कर रहे होते हैं। तो संप्रेषण मतलब ये नहीं कि दो व्यक्तियों के बीच में ही हो रही है, वो बहुतों के बीच में भी हो सकती है, यहाँ पर यही बोला है। ठीक है, और ये प्रक्रिया व्यक्तियों, संगठनों के बीच भी संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो उससे हमारे रिलेशन बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही बोला है, तो संप्रेषण होता है, संबंध स्थापित करने में भी काफी सहायक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख प्रयोजन की। तो देखो, पहला आ जाएगा सूचना का आदान प्रदान। तो पहला पर्पस क्या है इसका, पहला प्रयोजन क्या है, सूचना का आदान प्रदान। जब हम संप्रेषण करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम अपनी सूचनाओं को, जो हमारे पास पता है या हमें कोई सूचना किसी को देनी है तो उसको हम इजीली दे सकते हैं, वही तो क्या हमारा संप्रेषण है। तो पहला प्रयोजन क्या हो जाएगा, सूचना का भाई किसी को देना, यानी आदान प्रदान। तो संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। ठीक है ना, और ध्यान रखना, और सूचनाओं का आदान प्रदान का एक जरिया है। ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे को जानकारियां दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, समझ आ गया होगा। अगला देखो, उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि किसी कंपनी में जो बॉस द्वारा के कर्मचारियों को निर्देश देना, या कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। ठीक है भाई, सूचनाएं तो दे रहा है एक टीचर, एक बॉस अपने कर्मचारी कुछ निर्देश ही तो दे रहा है। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स दे रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा एक सूचनाएं तो दे रहा है वो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम ये बता सकते हैं। आ गया समझ, आगे देखो, अगला है निर्णय लेने में सहायक। ठीक है, तो निर्णय लेने में सहायक, तो उसमें क्या बता सकते हैं, जब हम किसी से बात करेंगे, मान लो कि एक एक कुछ टॉपिक है, कुछ भी है, हमें इस पर निर्णय लेना है। ठीक है, और हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर एक सी व्यक्ति को बैठा देते हैं, यहाँ पे एक डी व्यक्ति को बैठा देते हैं। तो इससे जब बात करेगा तब वो निर्णय ले पाएगा कि हाँ भाई, इसको मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है, तो यहाँ नहीं कि बातचीत के जरिए क्या हो रहा है, किसी निर्णय तक पहुंचा जा रहा है। ठीक है, तो बिना बातचीत करे किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचा जा सकता है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, जब हम बात नहीं करेंगे हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। तो देखो, तो अच्छे संप्रेषण की मदद से क्या होता है, सही समय पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आपको पता है भाई, अगर सही कम्युनिकेशन है, अब मान लो कि आपने किसी को फोन लगाया, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और तभी उसकी बैटरी लो, यानी फोन स्विच ऑफ हो गया, तो सही टाइम पर क्या है, बात नहीं हो पाई। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि जो अच्छे संप्रेषण की मदद से क्या सही समय पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, जो किसी भी निर्णय को सही और त्वरित रूप से लेने में सहायक होते। त्वरित मतलब जल्दी, कहाँ गया भाई, आ दे रहा। ठीक है, त्वरित मतलब जल्दी। ठीक है ना, तो निर्णय को सही और जल्दी लेने में क्या बहुत सहायक होती है, अगर सही टाइम पर सूचना मिल जाती है। ठीक है, और सूचनाएं मिलेंगी कैसे, बातचीत से। ठीक है, ध्यान रखना। और एक प्रभावी संप्रेषण क्या है, प्रक्रिया जो है निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करती है। तो ये बोला है कि एक प्रभावी जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, ये निर्णय प्रक्रिया को बहुत मजबूत करता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, समुचित जानकारी मिलती है। आ गया समझ, चलिए आगे देखते हैं। अगला है समझ का विकास। अब देखो, दो या ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके आपस में क्या बनेगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, यानी एक समझ का विकास होगा।
ठीक है, वो दूसरे व्यक्ति को समझ पाएगा, मैं उसको समझ पाऊंगा। मतलब अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ या मैं चार लोग बैठे हैं तो हम आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, नहीं क्या होगा, हमारा समझ का विकास होगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि जब क्या होता है कि हम संवाद कह रहा हूँ, यानी कि जब हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, समझ का विकास होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, तो संप्रेषण का उद्देश्य यानी प्रयोजन क्या होता है, केवल जानकारी देना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने में भी क्या मदद करता है। ठीक है ना, और ये दूसरों के दृष्टिकोण, आवश्यकताओं और भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। ठीक है, हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जानने हैं। ठीक है, कि वो क्या सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो वो हमें कैसे पता चलेंगे, हमें अगर वो समझ गया, ठीक है, उसके समझ का विकास होगा तो पता चल जाता है हमें। तो संप्रेषण का प्रयोजन से हमें दूसरे का दृष्टिकोण, ठीक है, उसकी समझ का पता चल जाता है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में पता चल जाता है, उसकी भावनाओं को समझने में मदद मिलती है, यानी कि दूसरे उसको समझ का विकास हो जाता है, और हमें क्या उसको समझने का टाइम भी मिल जाता है संप्रेषण के जरिए, या मौका भी मिल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, गलत फहमियां कम होती हैं और बेहतर रिश्ते बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला देखो, प्रभावी समन्वय। ठीक है ना, तो उससे पहले आपको समन्वय का मतलब पता होना चाहिए। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इटी है भाई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ध्यान रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है समन्वय, मतलब क्या होता है, मान लो कि चार लोग हैं, ठीक है ना, एक समाज है, वहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं एक तरह से। ठीक है, समन्वय का मतलब समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, एक समाज है, वहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो आपस में बहुत खुश हैं, एक अच्छे से आपस में मैनेज करते हैं, एक साथ रह पाते हैं, एक दूसरे के रिचुअल्स को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, ना किसी को किससे परेशानी हो रही है, तो क्या कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और जब वो आपस में समन्वय बना रहे हैं ना, तो संप्रेषण के जरिए ही बना रहे हैं। ठीक है ना, दूसरों की बात मान के, उसको एक्सेप्ट करके, तो एक तरह से क्या होता है कि जब हम संप्रेषण करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रभावी समन्वय होता है। तो हम कह सकते हैं संप्रेषण का उद्देश्य क्या होगा, प्रभावी समन्वय होगा। ठीक है ना, यानी कि इम्पैक्टफुल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, तो किसी भी संगठन में के विभिन्न, अब यहाँ पर एक अलग कंटेक्स्ट में बताया गया, जो मैंने बताया वो भी आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो किसी संगठन में के विभिन्न विभागों और टीमों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए संप्रेषण का महत्व होता है। ठीक है ना, अब आप देख रहे हो कि मान लो क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, अब उनके बीच में जो बातचीत वो करते हैं, कोऑर्डिनेशन किसके जरिए बनता है, जिससे वो बातें कर रहे हैं। बात क्या है, हमारा कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण है। ठीक है ना, तो किसी भी संगठन है, किसी ग्रुप में विभागों या टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना है। ठीक है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, कोऑर्डिनेशन बन रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, बनाए रखने में क्या संप्रेषण का महत्व होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और संप्रेषण के माध्यम से क्या सभी सदस्य एक ही लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, और जब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, तब एक ही दिशा में सारे एक ही लक्ष्य के ऊपर काम कर पाते हो। क्रिकेट में आप मान लो कि बाहर कोई खेलने जाता है, क्रिकेट की जब टीम में हम किसी दूसरी कंट्री से खेल रही होती है, तो उनका एक ही लक्ष्य क्या होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना होता है, पहली बात तो ये, और उनका एक लक्ष्य होता है जीतना। ठीक है ना, उस कंट्री को हराना। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि इससे क्या होता है कि एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर पाता है, अगर क्या समन्वय ठीक होता है। समन्वय आता किससे है, संप्रेषण से आता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और अपने कार्यों में क्या तालमेल बिठा पाते हैं, यानी कि एक तरह से वो समझ पाते हैं दूसरे को, और तालमेल बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है समस्याओं का समाधान। ठीक है ना, जो हम क्या करते संप्रेषण करते हैं, ठीक है ना, तो इससे समस्याओं का समाधान होता है। मान लो एक प्रॉब्लम है मेरे पास, मान लो अपना एग्जाम्पल लेते, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेके मैं बैठा रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उस समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन जब मैं किसी से संप्रेषण कर लूँगा, किसी से कम्युनिकेट कर लूंगा उस चीज़ को लेकर, उस प्रॉब्लम को लेकर, तो उसका समाधान हो सकता है। ठीक है ना, तो यही बोला कि संप्रेषण के जरिए भाई समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो ये भी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है, समस्याओं को पहचाना और हल किया जा सकता है। ठीक है ना, और जब लोग क्या खुलकर संवाद करते हैं, यानी कि संप्रेषण करते हैं, तो समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान निकालने में आसानी होती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। जब कोई समस्या है तो उसका हल कब निकलेगा, जब हम किसी से बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने खुद सुना होगा कि दुख बांटने से कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं बोली जाती है। ठीक है, जब यानी कोई प्रॉब्लम हमारे पास है तो उसको जब हम बता देते हैं तो उसका समाधान निकल जाता है। उसके बाद अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा के प्रकारों को विस्तार से बताइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा आपको पता है, तो उसके प्रकार आपको बताने हैं। ठीक है, लिखित भाषा जो लिखित में हो, तो उसके प्रकार कौन कौन सा आपको ये बताना है। तो उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो,
पहला है औपचारिक भाषा, ठीक है। तो औपचारिक भाषा जिसमें कि हम कट टू कट यानी कि जितनी काम की बात है वही लिखते हैं, ठीक है, और कोई भी ऐसे शब्द का यूज नहीं करते हैं जिससे किसी कोई ऑफेंड हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो औपचारिक भाषा रहती है, काम की बात रहती है। तो लिखित भाषा का पहला रूप क्या हो जाएगा, औपचारिक भाषा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, तो इसका प्रयोग कैसे होता है, सरकारी दस्तावेजों में होता है, व्यावसायिक पत्राचार में होता है, शैक्षिक संस्थानों में होता है, और इसमें भाषा को भी कैसा होता है, व्याकरणिक और शब्दों का चयन काफी गंभीरता से किया जाता है। मैं आपको ये बताया ना, काम की बातें होंगी इसमें, जो व्याकरण यूज की जाएगी इसमें बिना कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। और जिस भाषा का प्रयोग उसमें किया जाएगा, जो शब्दावली यानी जो शब्द इसमें चुने जाएंगे उसका चयन काफी गंभीरता से किया जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण के लिए सरकारी परिपत्र है, कोई अनुबंध है, कोई रिपोर्ट है, तो उसको ऐसे ही नहीं उसमें कुछ भी डाल दिया, उसमें काफी जो शब्द उसमें डाले जाएंगे, जो बातें उसमें लिखी जाएंगी, काफी वो गंभीरता से उसको किया जाता है, ध्यान रखना। तो औपचारिक भाषा इसका पहला रूप हो जाएगा लिखित भाषा का। पहला है हमारा दूसरा है हमारा अनौपचारिक भाषा, ठीक है। अनौपचारिक सामाजिक औपचारिक का बिल्कुल उल्टा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस भाषा का प्रयोग निजी पत्राचार या कोई दोस्त को लिख रहे हैं, किसी सगे संबंधी को हम कोई पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। लिख के ही तो कर रहे हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप है, ठीक है, अनौपचारिक। तो निजी पत्राचार और क्या, सामान्य संवाद, हम जो आपस में कोई दोस्त होते हैं तो आपस में जो बात करते हैं, बट वो लिखित में कर रहे हैं। मान लो कोई दोस्त है या उसको वो लिखित में संवाद कर रहे हैं, ठीक है। या मान लो कि कोई व्हाट्सएप है, कोई डिजिटल संवाद वो कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी सोशल मीडिया का ऐप यूज़ करके वो चैट कर रहे हैं, तो ये सामान्य संवाद हो जाएगा। तो है तो वो लिखित संवाद ही ना, लिख के कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसमें क्या, बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो बोलचाल की नॉर्मल भाषा उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि इसमें कोई व्यक्तिगत ईमेल आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सोशल मीडिया पर बातचीत आ जाएगी, जो मैंने बता दिया, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है रचनात्मक भाषा, ठीक है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव, ठीक है ना। तो क्रिएटिव भाषा यानी कि रचनात्मक भाषा का इसका एक अलग रूप हो जाएगा, तीसरा रूप हो जाएगा। तो रचनात्मक लेखन में क्या प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है, जिसमें केवल लेखक अपनी कल्पना, विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है ना। लिखित मतलब हम कह सकते हैं कोई साहित्य जो है, जैसे मैंने पढ़ा सृजनात्मक लेखन, तो रचनात्मक भाषा में क्या आ जाएगा, हमारा सृजनात्मक लेखन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब उसमें क्या है, उसमें अपनी क्रिएटिविटी को यूज करता है लेखक, ठीक है ना। जब तो उसको मैं बोल रहा रचनात्मक भाषा, लिख तो रहा ही है वो, ठीक है। तो रचनात्मक भाषा में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपनी कल्पना, अपनी भावनाओं कोई क्या क्या व्यक्त करता है, ठीक है ना, कल्पना को व्यक्त कर रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा रचनात्मक भाषा, नहीं अपनी क्रिएटिविटी को वो इंक्लूड कर रहा है उस लिखने में, तो में रचनात्मक भाषा वो हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी कल्पना, विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है, और इस प्रकार की भाषा में कहानियों में, उपन्यास और कविताओं में देखने को मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, यही है नाटक, कविता और साहित्य, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है तकनीकी भाषा। अब कोई भी क्षेत्र है तो उससे संबंधित जो भी शब्द हैं, ठीक है, वही लिखित भाषा में प्रयोग होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तकनीकी भाषा भी इसका एक रूप हो जाएगा लिखित भाषा का। तो तकनीकी भाषा नहीं, तो तकनीकी शब्द यूज होंगे, जैसे कि अब इस प्रकार की भाषा क्या तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, मतलब जहाँ पर जैसा क्षेत्र है ना, तो उससे संबंधित शब्दावली का यूज होगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो इससे मेनली क्या होता है कि जो इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग है वो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में ही होता है, ठीक है। अब जो नासा वगैरह हो गया, वहाँ पर कुछ लिखना है तो वहाँ पर वैसे ही वर्ड्स का यूज होगा, तकनीकी शब्दों का, जो हम एक आम व्यक्ति को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो तकनीकी भाषा कहते हैं उसको हम, ठीक है। जो डॉक्टर लिखता है तो वो भी एक तकनीकी भाषा होती है, ठीक है, जो हमको समझ नहीं आती है, ध्यान रखना। और जहाँ क्या विषय वस्तु को सटीक और तकनीकी शब्दों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो उस क्षेत्र से संबंधित वो है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग मैनुअल, ठीक है, जो इंजीनियर वगैरह का जो मैनुअल होता है, कुछ चिकित्सा लेख आ जाएगा, डॉक्टर को लेख आ जाएगा, तो इसमें वो आ जाएगा तकनीकी भाषा का उदाहरण, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग होता है, नहीं कि और ऐसे ही शब्द का प्रयोग हो जो उस क्षेत्र से संबंधित है। आगे समझ। अगला है पत्रकारिता की भाषा, ठीक है, ध्यान रखना है सब रूप हैं किसके, लिखित भाषा के। तो पत्रकारिता की भाषा इसमें आ जाएगी। तो समाचार लेखन और रिपोर्टिंग में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा उसको पत्रकारिता की भाषा कहेंगे, ठीक है, जो कि स्पष्ट होती है, सटीक होती है और रुचिकर होती है, ठीक है, बोरिंग नहीं होती है। जो पत्रकारिता को करता है, जो समाचार लिखता है, बोरिंग नहीं होती है, उसको पढ़ना कभी आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो समाचार लेखन और जो रिपोर्टिंग में भाषा होती है ना यूज, वो स्पष्ट होती है यार, सटीक होती है, और उन्हें फालतू की बातें उसमें नहीं होती है, ठीक है, और रुचिकर होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और इसमें जानकारी को त्वरित और संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेप में यानी छोटे रूप में और जल्दी प्रस्तुत किया जाता है, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी दे दी जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए समाचार पत्र आ जाएगा, वेब लेख आ जाएगा, जो वेबसाइट वगैरह पे लिखे जाते हैं, ठीक है, उसको वेब लेख बोलते हैं। तो ये सब हमारा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा किसमें, पत्रकारिता की भाषा में, ठीक है, समझ आ गया। अगला है हमारा कानूनी भाषा, ठीक है। कानूनी भाषा मतलब
जिसमें कानूनी शब्दावली का यूज किया गया हो, जिस आप ये कह सकते हैं जो कानून जिसमें लिखे गए हैं ना, वो लिखित भाषा जो इसमें कानून से संबंधित बातें लिखी गई हो, कानूनी शब्दावली का यूज की गई हो, उसको कानूनी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, तो ये भाषा क्या कानूनी दस्तावेजों में यूज होती है, जो कानूनी दस्तावेज है उसमें क्या कानूनी भाषा का यूज होता है, और अनुबंधों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और इसमें अत्यधिक सटीक और तकनीकी शब्दावली का यूज होता है, बता ही चुका हूँ। इसमें अनुबंध आ जाएंगे हमारे कानूनी संबंधी कोई दस्तावेज इसमें आ जाएगा। आगे समझ, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवाद कला के विभिन्न पक्षों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको क्या बताना है कि जो संवाद होता, आपको संवाद तो बता ही चुका हूँ, तो संवाद कला के अलग अलग पक्ष बताने हैं। ठीक है, बहुत सारे पक्ष होते हैं तो आपको वो बताना है। ठीक है, इसमें सुनने की कला तो बहुत चीज आ जाती है, तो इसके पक्ष आपको बताने हैं। तो संवाद कला का महत्व, संवाद कला से क्या तात्पर्य है, प्रभावी तरीके से बातचीत। संवाद का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो प्रभावी तरीके से बातचीत, ध्यान रखना। ठीक है, और विचारों का आदान प्रदान प्रभावी तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, संवाद कला वो हो जाएगी। अब इसके विभिन्न पक्ष कौन कौन से होते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला है हमारा सुनने की कला। तो प्रभावी संवाद के लिए भाई दूसरा जब कह रहा है कुछ, उसको हम ढंग से सुनेंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या। ठीक है, ढंग से उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो सुनने की कला इसका पहला पक्ष हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमें अच्छा संवाद करना है, प्रभावी संवाद करना है, तो मतलब सुनने की कला हमारे होनी चाहिए, सुनने की कला हमारे अंदर अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सुनने की आदत डाल लो अच्छे से। ठीक है भाई, तो प्रभावी संवाद के लिए ये जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, तो ये पहला पक्ष हो जाएगा। ठीक है, और ये सम्मान और समझ को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे की बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उसको सम्मान दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो इसे ध्यान रखना, सम्मान और समझ बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुनने की कला का पहला पक्ष हो जाएगा। उसके बाद है स्पष्टता। ठीक है ना, तो संवाद में क्या होता है, स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कुछ भी आपने बोल दिया, आप दो बंदे बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसी बात बोली जो समझ ही नहीं आई, तो इसे स्पष्टता नहीं आई। ठीक है ना, तो संवाद में स्पष्टता यानी कि बातें समझ आना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखना, संवाद में क्या स्पष्टता और अत्यंत जरूरी होती है, यानी बहुत जरूरी होती है, ताकि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति के लिए समझ में आ सके, यानी कि उसको समझ में आ सके, वो आप कहना चाह रहे हो उसको वो समझ आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। जो संदेश आप देना चाह रहे हो संवाद के जरिए, ठीक है, तो ढंग ढंग से उसको प्रयोग मतलब कि प्रस्तुत करना। ठीक है ना, तो बातचीत में क्या शब्दों का चयन और उनका सही ढंग से प्रस्तुतिकरण। तो पहले जो आप बात कर रहे हो ना, संवाद कर रहे हो, तो दूसरा जो पक्ष मैंने बताया संदेश को क्या ढंग से प्रस्तुत करना, तो शब्दों का चयन भी ढंग से करना होता है, यानी कुछ भी आपने शब्द यूज कर लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो बातचीत में शब्दों का चयन भी क्या है, हमें अच्छे से करना होता है। ठीक है, और फिर इसको प्रस्तुत कैसे करना है इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो शब्दों का चयन और जो प्रस्तुतिकरण होती है, ठीक है, उन संदेश की, तो ये इसको प्रभावी बनाता है। ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद है मौखिक संचार। ठीक है ना, तो ये भी इसी में आ जाएगा। तो संचार मतलब क्या होता है, अपनी बातों को शेयर करना है, दूसरे के पास पहुंचाना है। ठीक है, संचार होता है। तो अमौखिक संचार में क्या आ जाएगा कि शरीर की जो भाषा है, चेहरे के हाव भाव है, जो हाथों के इशारे भी क्या संवाद के महत्वपूर्ण भाग हैं, कह सकते हैं पक्ष हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या हमारे शारीरिक मुद्रा कैसी है, हमारे हाव भाव कैसे, हम चलते कैसे हैं, तो ये भी क्या है हमारे एक संवाद का पक्ष है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है विनम्रता और सहानुभूति। ठीक है ना, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एक पक्ष है संवाद कला का। तो दूसरों के प्रति के सम्मानपूर्ण व्यवहार होना और सहानुभूति के साथ क्या है संवाद करना, यानी एक तरह से आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, जो दूसरा बंदा कह रहा है उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो सम्मानपूर्ण व्यवहार और सहानुभूति के साथ संवाद करना संबंधों को मजबूत बनाता है, रिलेशनों को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होते हैं। वो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्या पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, असाइनमेंट तो आपको हमारी किस वेबसाइट पर मिलेंगे, आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे ignofreeassignment.com। तो यहाँ पर आप विजिट करिए, जो भी आपको असाइनमेंट बनाना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, जो भी असाइनमेंट आपको चाहिए, जो भी वीडियो आपको चाहिए, तो आपको कमेंट हमें बताना है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा और वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।